हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो मई 26 जिनका भी मई 26 में सीए इंटर या सीए फाइनल का एग्ज़ाम है, तो उनके नेक्स्ट 100 डेज में उनके क्या डूज होने चाहिए और क्या डोंट्स होने चाहिए, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, मैं आपको ओवरऑल ब्रॉड एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको इन 100 डेज में क्या करना है। अगर आपका सीए फाइनल का एग्ज़ाम है मई 26 में, तो आपके पास सिर्फ 99 डेज रह गए हैं, और अगर आपका सीए इंटर का एग्ज़ाम है तो आपके पास सिर्फ 100 डेज रह गए हैं अपने अटेम्प्ट के लिए। तो एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी पे जाने की से पहले मैं इंटर वालों के लिए एक जनरल 1 मिनट लगाना चाहूँगा कि इंटर वालों, अगर आपके क्लासेस का स्टेटस एज ऑन 22 जनवरी ये है, तो आपका क्या सजेशन मेरी तरफ से रहने वाला है। ये मैं जो भी आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा अभी या आने वाली वीडियो में, तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जब मैंने इंटर के और फाइनल के बोथ बोथ ग्रुप्स दिए थे, तब हमारे टाइम पे 8 सब्जेक्ट होते थे, तो मैंने कैसे उनको टैकल किया था इतने से टाइम में। और अब तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो और अच्छे से हम उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है जी। इंटर वालों, अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं या फिर आपकी क्लासेस 20 फेब तक कंप्लीट हो जाएंगी, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए ज़रूर जाएं। बट अगर आपकी क्लासेस 28 फेब से भी लेट हो रही हैं, तो आप एक बार अपना क्रिटिकली एनालाइज कर लें अपने ग्रुप्स के बारे में। अगर आपने क्लासेस के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन की है, पिछले सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन की है, तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपने नहीं की तो एक बार प्लीज़ क्रिटिकली एनालाइज कर लें कि आपको बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है या नहीं। मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आपको नहीं जाना, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्लासेस ही लगाई हैं अभी तक, और आपकी जो क्लासेस हैं वो 28 फेब से भी लेट हो रही हैं, तो प्लीज़ आप हो सके तो एक ग्रुप पर शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपने साथ साथ में अच्छी प्रिपरेशन की है, क्लास के टेस्ट दिए हैं और आपने पिछला सिलेबस भी रिवाइज किया है, तो आप एक बार एनालाइज करके ज़रूर चलें। ठीक है जी, ये था मेरा इंटर वालों के लिए। अब मैं इंटर और फाइनल बोथ के लिए कॉमन बातें करूंगा। देखो, आपको जब भी आपने एग्ज़ाम लिखने जाना है, उससे पहले आपको एटलीस्ट 4 रिवीजन सब्जेक्ट की करनी ही करनी है। ठीक है जी। पहली रिवीजन जो आपको सब्जेक्ट की करनी है वो आपकी हो जानी चाहिए विद इन 8 डेज। ठीक है जी। अगर आप एक ही सब्जेक्ट सारा दिन पढ़ रहे हैं तो 8 दिन, अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके दोनों सब्जेक्ट की रिवीजन विद इन 16 to 17 डेज आपकी हो जानी चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट को आपको 8 दिन से ज़्यादा नहीं देने, या फिर आपको ट्राई करना है कि आप 8 दिन में उसको करो। ठीक है जी। नेक्स्ट, सेकंड रिवीजन जो है आपकी वो हो जानी चाहिए जी 5 डेज में। ठीक है जी। और सेकंड रिवीजन के बाद आपको एक फुल मॉक टेस्ट भी ज़रूर लिखना है सब्जेक्ट का। फिर जो आपकी थर्ड रिवीजन है वो आपकी हो जानी चाहिए 2.5 डेज में, और उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट लिखना है। अब सर, और आपको एग्जाम में तो 1.5 डे में करना ही है। अब सर 2.5 डे से सीधा 1.5 डे में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं आपको फोर्थ रिवीजन भी करनी है 1.5 डे वाली, तो देखो, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, उसमें आप 2.5 दिन का काम 1.5 दिन में आराम से कर पाओगे। जो एग्ज़ाम के 1.5 डे का प्रेशर होता है उसमें हो जाएगा। बट अगर मैं आपको कहूँ आप एक बारी पहले भी 1.5 दिन में करो, तो इफ़ यू हैव टाइम तो ऑब्वियसली यू शुड डू। बट मैं ये एक जनरली 80% पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इतना भी कर जाओगे तो आपको पास होने से और आपके टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहली रिवीजन को आपको 8 दिन लगाने हैं, दूसरी आपकी 5 दिन में हो जानी चाहिए। अगर आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हो साथ साथ में, तो 10 डेज में आपके बोथ सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए। और थर्ड रिवीजन आपकी 2.5 डेज में हो जानी चाहिए। और ये वाली आपकी एग्ज़ाम वाली तो ऑब्वियस सी बात है 1.5 डे में आपकी हो ही जाएगी। ठीक है जी। और फर्स्ट रिवीजन में आपको ये ट्राई करना है कि आपको एक दिन, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना, तो आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट उठाने ही उठाने हैं। हो सके तो इवन 3 भी। मैं तो चलो 3 से ज़्यादा उठाता था, क्योंकि मैं 2-3 घंटे पढ़ के एक सब्जेक्ट को बोर हो जाता होता था। तो बट मैंने जितना मोस्टली बाकियों से, स्टूडेंट से फीडबैक लिया, उन्होंने कहा कि सर 2-3 से ज़्यादा हम नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट 2 या 3 करो। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि आप एक सब्जेक्ट ही करो पूरे 8 दिन। देखो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट को, ठीक
ठीक है आपने क्लासेस लगाई हैं बट आप खुद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट मोनोटनस लगना शुरू हो जाए, या फिर कई बार क्या होता है कि एक चैप्टर ही आप में बहुत आपकी एनर्जी सोक कर लेता है, तो आपके बाकी उस सब्जेक्ट के चैप्टर करने का मन नहीं करता उस टाइम पे, तो आपको कुछ चेंज चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट करने ही हैं, या फिर अगर आपका मन है तो आप 3 भी कर सकते हो। मैं तो 4-5 करता था, पर 4-5 भी मेरा ऐसे होता था कि मैं 3-3 घंटे ही देता था एक सब्जेक्ट को, उससे ज़्यादा मैं सब्जेक्ट को घंटा ही नहीं देता होता था, ठीक है जी। तो बट आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको 2 करने हैं या 3, बट हाँ मैं सजेस्ट करूंगा 2 करने हैं। बाकी कईयों को होता है नहीं नहीं हम एक ही सब्जेक्ट 8 दिन करेंगे, वो आप पे है। मैं अपना नेचर बता रहा हूँ, मैं बोर हो जाता होता था, या फिर आपको मोनोटनस भी लग सकता है, तो आप 2 सब्जेक्ट उठा के भी आप चल सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, जो आपको सेकंड रिवीजन करनी है उसमें आपको ये ट्राई करना है कि आपको एक ही सब्जेक्ट करना है एक दिन में, क्योंकि यहाँ पर आप उस सब्जेक्ट को पार कर चुके हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट पर आ जाना है एक दिन में, जो कि आपको 5 डेज में करना है, और फिर उसके बाद आपको सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे ज़रूर लिखने हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो आपको सारे मॉक टेस्ट को सेकेंड डिवीजन के बाद ज़रूर से ज़रूर लिख देने हैं, ठीक है। फिर थर्ड जब आप टेस्ट करो थर्ड रिवीजन करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, अब ये आपकी पेपर से पहले फाइनल रिवीजन है, तो आपको ये एक सब्जेक्ट ही दिन में उठाना है, और आपको भी यहाँ सारे मॉक टेस्ट लिखने हैं। अगर आपको टाइम परमिट ना करे, आपके पास सिर्फ 6 ही दिन रह गए हैं और मॉक टेस्ट लिखने वाले पड़े हैं 3, और आपके मॉक टेस्ट लिखने वाले पड़े हैं, तो आप प्रायोरिटाइज किसको करना, सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट को लिखने का आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है। और जो बाकी थ्योरी वाले हैं आपके, उनको आपको क्या करना है, आपको वो मॉक टेस्ट रीड करने हैं, ठीक है, और उसके जो कीवर्ड्स हैं बस वो ही लिख लेने हैं, और देखना है कि क्या आप सारे कीवर्ड्स लिख पा रहे हो। जैसे ऑडिट है, आपको ऑडिट के आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको एग्जाम कुछ नहीं लिखना, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, अच्छा इसमें ये होगा इसमें ये होगा, तो जो आपका 3 घंटे का पेपर होगा ना वो सिमट के 1 घंटे में रह जाएगा। आपका लॉ का पेपर है, आपको उसमें कुछ नहीं लिखना, आपको उसमें कीवर्ड्स लिखने हैं, सेक्शन नंबर लिख दिया, अच्छा इसमें ये कीवर्ड है ये कीवर्ड है, वो लिख लेने हैं, और आपको अपनी आंसर की से टैली करने की क्या मैंने वो सारे कीवर्ड्स लिखे थे, तो आपको ऐसे करना है। बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स है, टैक्स है, कॉस्ट है, एफएम है, एएफएम है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना ही लिखना है। उसके बिना आपका 2 मॉक टेस्ट प्रैक्टिकल के तो नॉन नेगोशिएबल है, वो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन हाउ डज दिस मैटर, कि अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या हमारी हैंड राइटिंग मैटर करती है, अगर आप हमारी हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती तो क्या मैटर करता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपने फाउंडेशन का पेपर दिया है वो ठीक है आपका क्लियर हो गया, बट इंटर में थिंग्स चेंजेस, और फाइनल में तो थिंग्स चेंजेस ड्रेस्टिकली, जैसे ऑडिट का ही एग्जाम है। अब आपको इंटर में आपको ऑडिट का बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप जिंदगी में ऑडिट पढ़ रहे होते हो, बट जब आप फाइनल में ऑडिट का एग्जाम दे रहे होते हो तो एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई इसने 2 साल की आर्टिकलशिप करी है। मोस्ट ऑफ दी हम सब लोग मीडियोकर फॉर्म से ही आर्टिकलशिप करते हैं, और उसमें ऑडिट तो किया ही होता है। अगर आपने ऑडिट नहीं भी किया, अगर टैक्स में भी करी है तो वहां पे भी टैक्स ऑडिट किया है, जीएसटी ऑडिट किया है, तो मतलब ऑडिट से आप लोग कभी पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। तो ऑडिट में वो एक्सपेक्ट करता है कि आपकी आपकी जो कीवर्ड्स हैं, आपके जो वो सब कुछ है वो आपका फाइनल में ज़्यादा हो। तो इसलिए आप, अगर आपको ये जानना है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और पेपर में क्या चीज़ें मैटर करती हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ डाल रखी है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि मैंने कैसे अपने एग्जाम्स अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको खुद अपने ही एग्जाम्पल्स में से बताया है, जहाँ पे मैंने तीन वीडियोस बनाई हैं। इन 3 वीडियोस में मैंने अलग अलग तरीके के एग्जाम्स उठाए हैं, जैसे एक में प्रैक्टिकल उठा लिया, एफआर अकाउंट्स एएफएम उठा लिया, सेकेंड में मैंने लॉ ऑडिट उठा लिया, थर्ड में मैंने टैक्स उठा लिया। इससे क्या होगा कि आपको हर तरह के एग्जाम की प्रेजेंटेशन के बारे में पता लग जाएगा। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर आपको फ़ायदा उठा सकते हो, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, ठीक है जी। बाकी अगर आपको एडवांस अकाउंट्स या फिर किसी और रिवीजन आपको देखनी है तो वो भी यहाँ पे पड़ी है। ब्रांच अकाउंटिंग मेरे को पता है बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, तो मैंने उसकी सीरीज़ ही बना दी है ब्रांच अकाउंटिंग की। अभी तक ब्रांच अकाउंटिंग में 11 वीडियोज़ आ चुकी हैं ऑलमोस्ट, और बाकी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग का हर कंसेप्ट अपन ध्यान से पढ़ रहे हैं और एक एक रेलिवेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब अपन अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं जी। अब अपन क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपको एग्ज़ाम
अटेम्प्ट करना कैसे है, तो अटेम्प्ट की अपन ने बात कर ली है, क्योंकि मॉक टेस्ट लिखने का मतलब सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होता। मॉक टेस्ट लिखने का मतलब ये होता है कि क्या आपको अपने एग्जाम का पैटर्न समझ में आ रहा है कि भाई सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है और आप लिख क्या रहे हो, प्लस आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी। हमेशा ये दोनों चीज़ें ही ड्यूअल यहाँ पे वर्क करती हैं, जो कि आपको यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये वाली अपनी बात हो गई है कि भाई आपको अब सीरीज आप देख के उसमें से आप ओके कर सकते हो। अब नेक्स्ट कुछ जनरल टिप्स, क्योंकि मैं ये शॉर्ट ही रखनी है आपको वीडियो। अब मैं आपको ये नहीं, अगर आप मेरे को अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि आपको किस तरह से रिवीजन्स प्लान करनी है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। क्योंकि देखो रिवीजन्स हर एक इंसान की ना बहुत कस्टमाइज चीज़ होती है कि भाई वो कैसे करना चाहता है, उसके लिए क्या टॉपिक है, कैसा है, तो वो आपको खुद करना चाहते हो। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक जनरलाइज प्लान बना के दूँ, तो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको प्लान बना के दे दूंगा। बट कुछ जनरल टिप्स मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको हेल्प करेंगे। देखो इस टाइम पर आपका मई 26 वालों तुम्हारा इंस्टाग्राम बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो टाइम रह गया है वो सिर्फ डबल डिजिट्स में रह गया, अब तुम्हारे पास ट्रिपल डिजिट्स में भी टाइम नहीं है। तो आप अब अफोर्ड नहीं कर सकते इंस्टाग्राम और आपके यूट्यूब शॉर्ट्स को, तो प्लीज़ इसको अब त्याग दो नेक्स्ट 100 दिनों के लिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके रख लो कोई रेलिवेंट यूट्यूब चैनल जो आपको लगता है जिनसे आपने पढ़ाई करी है, या फिर जो आपको लगता है आपके लिए एग्जाम के बहुत रेलिवेंट है, उनको प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लो। सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना, आपकी एफिशिएंसी पर डे, एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स होनी चाहिए। 14 to 15 आवर्स की एफिशिएंसी का क्या मतलब है जी, आपका एटलीस्ट 18 घंटे आप शुड बी ऑन योर टेबल। ये मैं बता रहा हूँ फाइनल वालों के हिसाब से कि भाई इतनी आपकी एफिशिएंसी होनी ही चाहिए फाइनल वालों। इंटर वालों को चलो ठीक है, 11-12 घंटे की आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 16 घंटे आप लोग अपने टेबल पर होने चाहिए, इससे कम आप अपने टेबल पर नहीं होने चाहिए, तभी आपकी 12 घंटे की एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है जी, आपको रिलैक्स भी करना है, ये नहीं है कि पढ़ते ही रहना है, थोड़ा सा अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। वो किस तरीके से करना है वो आप पर है, ये नहीं कि इंस्टाग्राम खोल लिया। देखो आपको अपने बॉडी के ऑर्गन्स को आराम देना है। आप 18 घंटे किताब में देख रहे हो तो आपको अपनी आंखों को आराम देना है। आप पावर नैप ले सकते हो, आप नेचर को देखकर वॉक कर सकते हो, फ्रेश एयर ले सकते हो, तो आप इनका को ये सारी चीज़ें करनी है। अपने घर से बाहर, अपने रूम से बाहर निकलना है, जहाँ पे आप 18 घंटे बैठे हो वहाँ से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है, वो चीज़ें आपको करनी है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना इज़ नॉट योर रिलैक्सिंग टाइम, प्लीज़ इसको समझिए। आपको इंस्टाग्राम से डिटॉक्स होना है। और मेरी अब ये बात मान लीजिए, अगर आपने 100 दिन इंस्टाग्राम नहीं चलाया ना, तो आपकी बॉडी खुद ही आपको कहेगी डिटॉक्स्ड। ये एक डिटॉक्स करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है जी, और आपको जो सोना है वो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स भी सोना ही सोना है। सर 18 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे सोना है, 25 घंटे तो दिन में है ही नहीं। ठीक है, 25 घंटे दिन में नहीं है तो 6 घंटे सो जाओ, या फिर इसको 17 घंटे कर लो, बट आपकी एफिशिएंसी फिर उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। नींद के साथ कॉम्प्रो मत कर लेना, क्योंकि अगर आप नींद के साथ कॉम्प्रो करोगे, देखो अगर आप 2 घंटे सोगे ना रात में कि नहीं मेरे को पढ़ना है, जो नींद है ना वो अपना रास्ता निकाल ही लेगी। जो नींद होती है ना वो नदी की तरह होती है, वो जैसे नदी अपना रास्ता निकाल लेती है ना पहाड़ों के बीच से, वैसे ही नींद भी अपना रास्ता निकाल लेती है। तुम लोग 2 घंटे रात को सोगे तो आपकी 4 घंटे आपको दिन में सोना पड़ेगा, चाहे आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ या फिर आप छोटा सा नैप ले लो, बट आपकी नींद आपसे 6-7 घंटे निकाल कर ही रहेगी। तो इससे अच्छा है ना कि वन शॉट में ही 6-7 घंटे सो जाओ, फिर बाकी के 16-18 आवर्स आप अच्छे से एफिशिएंटली पढ़ लो। ठीक है जी, तो नींद के साथ कॉम्प्रो मत करना। एक आधा दिन नींद के साथ कॉम्प्रो ठीक रहता है जब आपका एग्जाम होगा, बट हाँ अभी टाइम पड़ा है आपके पास, 100 डेज हैं, तो अभी नींद के साथ कॉम्प्रो मत करना। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि मैं इतने लोगों को देखता हूँ कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सटेंसिव डिस्कशन करते हैं, भाई तेरा ये हो गया, ये तो बहुत मुश्किल है, ये आएगा या नहीं आएगा। भाई बहुत डिस्कशनें हो गई, बहुत हो गई बातें। ठीक है, जितना कम अपने दोस्तों से बात करोगे उतना सही रहेगा। तुम्हारा हर चैप्टर में एमसी, तुम्हारे हर एग्ज़ाम में एमसीक्यू है, तुम कुछ नहीं छोड़ सकते, दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपको कोई टॉपिक छोड़ना ही नहीं है। जब कोई टॉपिक छोड़ना ही नहीं है तो डिस्कशन काहे की। ठीक है, आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते अगर आपको पास होना है, या तो एग्रीगेट नहीं बनेगा या फिर 39-38 नंबर रह जाएंगे। ठीक है, जब जब सेलेक्टिव स्टडी करनी ही नहीं है तो डिस्कशन किस चीज़ की। नेक्स्ट, हैव अ इंटरनल मोटिवेशन। आपको बाहर मोटिवेशन, आपकी बहुत बहुत मोटिवेशन के सोर्सेज हैं, बट जब तक आपके पास अपनी खुद की पर्सनल मोटिवेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास खुद पर्सनल रीज़न नहीं होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, तब तक एक आउटर मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ उस रीज़न को फाइंड आउट कीजिए जिसकी वजह से आपने सीए शुरू करी थी, या फिर उस रीज़न को फाइंड आउट कीजिए कि आपको सीए क्यों बनना है।
या फिर आपको ये जो आपका स्टेज है इसको क्यों पार करना है उसका मोटिवेशन लिख के लेके अपने सामने लिख लीजिए और उसको रोज़ रिविजिट करिए कि आपने ये क्यों कर रहे हो। ठीक है जी। लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, सीए के साइन तो वैसे ही रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लिया सीए के साइन वैसे ही रहते हैं चाहे आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है या फिर आपने सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में किया है। बट जब आप लोग सीए बन के निकलोगे ना और सामने आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ओनली फर्स्ट अटैम्प्ट सीए शुड अप्लाई, तो फिर आपको लगेगा यार अटैम्प्ट मैटर्स। इन चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अटैम्प्ट मैटर्स, अटैम्प्ट मैटर करेंगे। बट साथ में मैं एक डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ कि हर एक की लाइफ सिंपल नहीं होती। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई भी पर्सनल, फिजिकल, मेंटल या फिर फाइनेंशियल इशू हो जिसकी वजह से आपको पढ़ने में इशू हो रहा हो या फिर आपका अटैम्प्ट लग गया हो, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। उस चीज़ पे आपका कोई हक, उस चीज़ पे आपका कोई भी जोर नहीं है, ठीक है, वो नेचुरल है। बट इन सब ना होने के बावजूद भी आपका अटैम्प्ट लगने का कारण आपका इंस्टाग्राम है या फिर आपका इनडिसिप्लिन है या फिर आपका नॉन सीरियसनेस है, तो उसका खामियाजा आपको सीए बनने के बाद भुगतना पड़ेगा। या फिर जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे तब आर्टिकलशिप में वो कहेंगे सिर्फ हमें फर्स्ट अटैम्प्ट सीए को आर्टिकलशिप देते हैं, तब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा। या फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाओगे तब आप चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि अटैम्प्ट मैटर्स। मैं ये चीज़ देख चुका हूँ और रिसेंटली ही देख चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अटैम्प्ट मैटर्स। तो इसलिए इसको नॉन सीरियसली ना लिया जाए, आपके पास ये बहुत गोल्डन चांस है इसको क्लियर करने का। ठीक है जी। बाकी और तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, यही कह सकता हूँ कि आपके और सीए फाइनलिस्ट बनने में या आपके सीए बनने में सिर्फ 100 दिन का फासला रह गया है। इसको थोड़ा अच्छे से सेल्फिश होके यूज़ करो। इन ह्यूमन इज़ अ वेरी सेल्फिश क्रिएचर, बट इस टाइम पे उसकी सेल्फिशनेस पता नहीं कहाँ चली जाती है जब उसको अपने बारे में सोचना होता है। तो ये आपका खुद का मी टाइम है, इस पे किसी का जोर नहीं होना चाहिए, इसको आपको खुद प्रिपेयर करके पास करना है। बाकी वही है, एवरीथिंग कैन वेट। इसके अलावा सब चीज़ें 100 दिन वेट कर सकती हैं, बट सीए एग्ज़ाम वेट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है सीए में किसी भी लेवल पर, तो आप प्लीज़ मेरे को पिंग कर सकते हैं, चाहे आप फाउंडेशन, इंटर या फाइनल के स्टूडेंट हो, तो आप मेरे को कहीं भी पिंग कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है, या तो टेलीग्राम पे कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि सिर्फ एक पढ़ाई ही है जो आपका साथ देगी। अगर आपको लगता है अगर आपकी पढ़ाई की वजह से आपका कोई साथ छूट जाएगा, तो आप इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर वैसा साथ इज़ नॉट वर्थ इट टू बी विद यू। क्योंकि अगर वो अब आपके 100 दिन आपके लिए वेट नहीं कर सकता, तो फिर पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पे उसको वेट करना पड़ेगा और वो आपका वेट नहीं करेगा। तो दिस इज़ योर टेस्ट एज वेल एज द टेस्ट ऑफ योर साथ, कि वो वर्थ इट है भी या नहीं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।